नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सतेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। 3 सितंबर को गोहाना में दीपेंद्र हुड्डा ने जनसभा भी की थी। बड़ौदा के कई गांव का दौरा किया था। लगातार बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दीपेंद्र हुड्डा सक्रिय थे। दीपेंद्र की जनसभा में काफी लोग इकट्ठा हुए थे। दीपेंद्र हुड्डा के पीएसओ भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। 3 सितंबर को गोहाना में दीपेंद्र हुड्डा ने जनसभा भी की थी। बड़ौदा के कई गांव का दौरा भी किया था। लगातार ही वो उपचुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे थे, लोगों के साथ संपर्क में थे। दीपेंद्र की जनसभा में भी काफी लोग आए थे। दीपेंद्र हुड्डा के पीएसओ भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इसकी चपेट में आ गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद दीपेंद्र हुड्डा को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी ये भी कि 3 सितंबर को गोहाना में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। बड़ौदा के कई गांव का दौरा किया था। लगातार ही बड़ौदा उपचुनाव को लेकर वो सक्रिय हैं और जमीन पर उतरकर काम कर रहे लोगों के संपर्क में हैं। इस बीच उनके पॉजिटिव आने से एक बड़ी चिंता जरूर है कि बड़ी तादाद में लोग उनके संपर्क में आए होंगे और दीपेंद्र हुड्डा के पीएसओ की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे दीपेंद्र हुड्डा की, वो तस्वीरें 3 सितंबर की हैं। लगातार कई गांव का दौरा 3 सितंबर को उन्होंने किया था। बड़ौदा के कई गांव का दौरा किया था। कई लोग उनके संपर्क में आए थे। एक भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी, जिसके चलते एक बड़ा खतरा। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा फोन लाइन जुड़े हैं। धर्मवीर, दीपेंद्र हुड्डा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। उनकी सेहत को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही दीपेंद्र हुड्डा जो है मेदांता पहुंचे हैं। यहाँ उनको दाखिल करवाया गया है। जो कोरोना का स्पेशल वार्ड है 14वीं मंजिल पर मेदांता अस्पताल में, वहां पर उनको दाखिल करवाया गया है। और यहीं पर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो भी यहीं पर एडमिट हैं और उनका इलाज भी यहीं चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा का इलाज भी जो डॉक्टर सुशीला कटारिया है उनकी देखरेख में किया जाएगा। और कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब आने के बाद उनके जो है कई सारे टेस्ट जो है वो किए जाएंगे। खासतौर से उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो चेक किया जाएगा और किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब जांच होगी और उसके साथ ही उनका इलाज जो है वो शुरू होगा। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा पिछले दिनों लगातार बड़ौदा जो विधानसभा है उसमें सक्रिय थे, क्योंकि वहां पर उपचुनाव होना है तो जाहिर सी बात है काफी लोगों से भी मिले थे। तो उन्होंने एक अपील भी की है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे पिछले दिनों, वो भी कम से कम अपने आप को ना सिर्फ आइसोलेट कर लें बल्कि अपना कोरोना टेस्ट भी करवा ले। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो अपने आप को अलग रखे, ताकि जो कोरोना है वो एक दूसरे से आगे ना फैल पाए। जी, शुक्रिया धर्मवीर। लेकिन यहाँ एक बड़ा सबक भी राजनेताओं को लेना चाहिए। सियासतदान बड़ौदा उपचुनाव के लिए ही लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, गांव का दौरा कर रहे हैं। हर सियासी दल की तरफ से कुछ इसी तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना काल में एक बड़ा खतरा जरूर मंडरा रहा है और इससे जो संक्रमण है वो बड़े स्तर पर फैल सकता है। अब बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 3 सितंबर को ही उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जनसभा की थी। कई गांव का दौरा किया था। बड़ी तादाद में लोग उनके संपर्क में आए थे। हम लगातार ये भी देख पा रहे हैं कि जब कोई भी राजनेता किसी भी दल का बड़ौदा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचता है तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लोग मास्क पहने नजर नहीं आते, यानी कोरोना को काफी हल्के में लिया जा रहा है, क्योंकि बात राजनीति की है। अगली बड़ी खबर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सोनीपत में कोरोना फैलाने वाले ढाबों को नोटिस जारी हुआ है। मुरथल के सुखदेव और गरम धर्म ढाबे को नोटिस दिया गया। कोरोना नियमों की पालना न करने पर जवाब तलब हुआ है। दोनों ढाबों के 70 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित पाए गए थे। मुरथल के सभी ढाबों पर कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हो रहा है।
ढाबा मालिकों को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हिदायतें दी हैं। बिना मास्क और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। सोनीपत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 129 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक कोरोना का आंकड़ा 5186 हो गया है। एक्टिव केस 1043 हो गए हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे कि किस तरीके से न्यूज 18 ने सुखदेव और गरम धर्म ढाबे की खबर दिखाई थी, कैसे नियमों को ताक पर रखकर यहां कोरोना संक्रमण फैलाया जा रहा है। अब इस खबर का असर हुआ है और इन ढाबों को नोटिस जारी हुआ है। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी सोनीपत से नितिन अंतल जुड़े हैं। नितिन, न्यूज 18 की खबर का असर होता नजर आ रहा है, प्रशासन की भी नींद टूटी है और मुरथल और जो गरम धर्म ढाबा है सुखदेव ढाबे के अलावा उनको नोटिस जारी हुआ है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, जो सुखदेव ढाबा और गरम धर्म ढाबा है, इन दोनों को प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, न्यूज 18 ने जो गरम धर्म ढाबे का मुद्दा प्रमुखता से दिखाया था कि गरम धर्म ढाबे पे जो कोरोना के नियम थे उनको ताक पर रखा गया था। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थे, ना मास्क का यूज था और ना ही सैनिटाइजर का यूज वहां पर किया गया था। लेकिन उसके बाद प्रशासन नहीं जागा और नतीजा ये हुआ कि जो है 65 मामले सुखदेव ढाबे से और 10 कोरोना पॉजिटिव जो गरम धर्म ढाबे से निकले, जिसके बाद आसपास के 5 राज्यों की चिंता है बड़ी। हालांकि अभी तक जो प्रशासन है ये बात कह रहा है कि नोटिस जारी कर दिया गया है, जल्द से जल्द वो कारण बताओ कि आखिरकार क्यों नहीं कोरोना के नियमों की पालना की गई। उसके साथ ही यहाँ पे रजिस्टर रखने की बात कही गई है कि जिसमें मोबाइल नंबर अगले का जो है आइडेंटिटी रखी जाएगी, जो खाना खाकर चले जाएं। लेकिन जो खाना खाकर गए हैं उनको कैसे ट्रेस करेगा विभाग, इस बात का जवाब ना तो सीएमओ दे पा रहे हैं, ना ही सोनीपत के डीसी दे पा रहे हैं। जी शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। अब मुरथल के सुखदेव और गरम धर्म ढाबे को नोटिस जारी हुआ है। 70 से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव निकले थे और यहां पर न्यूज 18 ने जो खबर दिखाई थी उसमें तस्वीरों में साफ देखा गया था कि कोई वहां नियमों का पालन नहीं कर रहा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, अमृतसर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुच्छल गांव में पुलिस का विरोध करना वहां के लोगों को महंगा पड़ गया है। 35 से 40 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जहरीली शराब पर रेड करने के लिए पुलिस की टीम यहां पहुंची थी, लेकिन गांव वालों ने पुलिस टीम को गांव में नहीं घुसने दिया था। नारेबाजी भी की गई थी और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुच्छल गांव में जिन लोगों ने पुलिस टीम का नारेबाजी करते हुए विरोध किया था उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज हुई है। 30 से 40 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। जहरीली शराब पर रेड करने पहुंची पुलिस टीम का विरोध करना इन लोगों को महंगा पड़ा है। लोगों ने पुलिस टीम को गांव तक में नहीं घुसने दिया था। इनका आरोप था कि जो बेकसूर लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, जो असल में आरोपी हैं पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो अमृतसर से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। मुच्छल गांव में पुलिस का विरोध करने वाले लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई। 35 से 40 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जहरीली शराब पर पुलिस की टीम यहां दबिश के लिए गई थी, लेकिन गांव वालों ने पुलिस टीम का विरोध किया, ये कहते हुए कि पुलिस बेकसूर लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और न्यूज 18 ने इस विरोध की खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई, अधिकारियों तक को गांव में नहीं घुसने दिया। अब पुलिस ने 35 से 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा से सोमवार को दादरी पहुंचेगा शहीद जवान का पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में भूपेंद्र सिंह शहीद हुए हैं। बारामूला में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं 24 साल के भूपेंद्र सिंह। 1.5 साल पहले ही भूपेंद्र सिंह की शादी हुई थी। अपने 5 महीने के बेटे का अब तक भूपेंद्र ने मुंह तक नहीं देखा था। शहीद भूपेंद्र के घर पर सांत्वना देने के लोगों का तांता लग गया है। दादरी के गांव बास के रहने वाले जवान थे भूपेंद्र सिंह, जो शहादत प्राप्त की है उन्होंने जम्मू कश्मीर में। बड़ी खबर आपको बता रहे कि इनका पार्थिव शरीर सोमवार को दादरी पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। और जानकारी लेंगे
प्रदीप साहू फोन लाइन जुड़े हैं। प्रदीप, भूपेंद्र सिंह ने देश के लिए शहादत दी है और महज 24 साल की उम्र थी। सोमवार को पार्थिव शरीर आएगा। उनके पार्थिव कार के बारे में क्या जानकारी है, उनके परिवार के बारे में क्या जानकारी मिल पाई? देखिए, ये चरखी दादरी के गांव बास ये भूपेंद्र है जो शहीद हुआ है। ये 24 वर्ष का है और ये बता देते हैं कि इनको करीब 1.5 वर्ष पहले इसकी शादी हुई थी और करीब 6 माह का ये इसका एक बेटा। हालांकि बेटा के जन्म के दौरान एक दिन के लिए किसी तरह अधिकारियों से मन्नतें मांगते हुए किसी तरह एक दिन के लिए घर पहुंचा था और फिर वापस चला गया था। हालांकि बेटे के प्यार इसको यहाँ पे घर पर खींच के लेके आया था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने देश सेवा के लिए जज्बा था, इसलिए वो उसी दिन वापस चला गया था। और शुक्रवार रात को पुलगांव में जो श्रीनगर है यहाँ पे आतंकियों से जो मुठभेड़ हुई है वहाँ उसमें वो शहीद हो गए हैं और उनका जो पार्थिव शरीर है वो सोमवार कल सुबह आने की उम्मीद बताई जा रही है। फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर हो वो श्रीनगर के अस्पताल में है। और हालांकि यहाँ घर पर अगर बात की जाए तो गांव में बात की जाए तो लोगों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। और यहाँ पर जो कौन कौन है भूपेंद्र सिंह के? देखिए, भूपेंद्र के परिवार में भूपेंद्र की पत्नी है, उसका 6 महीने का एक बेटा है, उसका छोटा भाई है, उसकी माँ है और उसकी पिता हैं। जी जी, आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? क्या परिवार इस बारे में कोई जानकारी दे पाया है? देखिए, परिजनों से ये बातचीत की गई तो उनका ये कहना था कि उनकी 3 दिन पहले ही जिस दिन ये शहीद हुए उससे 1 दिन पहले ही उनके घर पर बात हुई थी। उनका जो फोन था वो उसकी पत्नी के पास आया था और पत्नी से ही उसकी माँ और उसके भाई से भी बातचीत हुई थी। हालांकि जिस समय उनका फोन आया था उन्होंने बेटे के बारे में भी पूछा था कि बेटा कैसा है, जल्दी मैं आऊंगा और बेटे के साथ हम खेलेंगे। लेकिन उनको क्या पता था। गमगीन खबर की एक जवान इस तरीके से शहीद हुए हैं, लेकिन फक्र भी है कि भारत मां की रक्षा करते हुए भूपेंद्र सिंह शहीद हुए। महज 24 साल की उनकी उम्र थी और 5 महीने के बेटे का एक बार आकर उन्होंने मुंह जरूर देखा, लेकिन इस खबर के गांव पहुंचते ही न सिर्फ परिवार में बल्कि पूरे गांव में आसपास के इलाके में मातम पसर गया है। और अब सोमवार को शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। राज के सम्मान के साथ उन्हें नम आंखों से विदाई दी जाएगी। अगली बड़ी खबर पंजाब से। अंडरग्राउंड हुए पूर्व डीजीपी सुमेश सैनी मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई है। घर पर ही सिक्योरिटी है, लेकिन सैनी का कोई पता नहीं। घर पर सुरक्षा, लेकिन सैनी कहां है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। पत्नी ने आरोप लगाया था कि सुरक्षा वापस ले ली गई है, लेकिन बकायदा सुरक्षा दी गई है। सरकार ने सुरक्षा को लेकर दावे को खारिज कर दिया था। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन सब आरोपों जवाबों के बीच में पूर्व डीजीपी सुमेश सैनी कहां है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो आरोप सुमेश सैनी की पत्नी ने लगाए थे कि सुरक्षा वापस ले ली गई है, इन आरोपों को सरकार नकार चुकी है और उनके घर पर सिक्योरिटी है, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि पूर्व डीजीपी सुमेश सैनी कहां है। यानी क्या पूर्व डीजीपी सुमेश सैनी अंडरग्राउंड हो गए हैं? बड़ा सवाल यही है कि पूर्व डीजीपी सुमेश सैनी कहां है। सैनी आखिर कित्थे है, ये सब तो बड़ा सवाल है। तो लगातार स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम छापेमारी करती नज़र आ रही है, लेकिन हुण सवाल ये विच ये हजे भी उन्होंने घर के बाहर असीं खड़े हैं। सिक्योरिटी सेम जी उन्होंने सिक्योरिटी मिली है वो इत्थे ही है, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी तो इलावा अंडरग्राउंड ने। हालांकि ये भी पंजाब सरकार वालों भी साफ तौर पर प्रैस रिलीज जारी किया गया सीगा भी उन्होंने सिक्योरिटी जी है वापस लीती गई, लेकिन वो कित्थे अंडरग्राउंड है, ये सब तो बड़ा सवाल है। हालांकि 7 तारीख नूं यानी सोमवार नूं उन्होंने जिहड़े एप्लीकेशन ते सुनवाई होनी है। एक अहम सुनवाई जिहड़ी है दसी जा रही है कि उन्होंने राहत मिलेगी या फिर उन्होंने जिहड़ी मुश्किल है। इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी टीम है वो लगातार हुण छापेमारी की जा रही है, लगातार अलग अलग छापेमारी जिहड़ी है करन तो बाद हुण सिचुएशन ये है कि हजे तक नहीं पता लग पाया है कि सुमेश सिंह सैनी वल्लों किसी भी तरह का कुछ भी पता नहीं लग पाया। तो हुण लगातार हुण जी सोमवार को हाई कोर्ट च जी एप्लीकेशन, हालांकि केस ट्रांसफर की भी तो नाल जी उन्होंने बेल एप्लीकेशन जी एंटीसैप्टरी बेल की जी एप्लीकेशन लाई सी उहदे ते भी सुनवाई होनी बाकी है कि हुण इहदे विच देखना होगा कि सुमेश सिंह सैनी की जी मुश्किल है वो बदूंगी या फिर उन्होंने कुछ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਂਟੀਸੈਪਟਰੀ ਬੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। चंडीगढ़ तो कैमरामैन सुखजिंदर सिंह नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। हिमाचल प्रदेश में पहले के मुकाबले कारोबार शुरू करना और आसान हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हिमाचल ने बड़ा सुधार किया है। एक छोटे से राज्य ने बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हो पाया, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। हिमाचल अब उन टॉप 10 प्रदेशों में शामिल हो चुका है जो कारोबार के लिहाज से सबसे अच्छा है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश 70वें नंबर पर था, लेकिन अब सीधे 7वें नंबर पर काबिज हो गया है। वहीं न्यूज़ 18 से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने इसे तमाम तरह के सुधारों का परिणाम बताया। हमारी जो 118 की जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें भी, और हमारी जो सिंगल विंडो है उस सिस्टम को हमने स्ट्रेंथन किया है, मजबूत किया है हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे बहुत सारे लेबर सेक्टर से लेकर के हर क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे विषय थे जिनको थोड़ा सरल करने की जरूरत थी, और उस दृष्टि से हमने कदम उठाया, उसका लाभ निश्चित रूप से हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने टॉप पर अपने आप को बरकरार रखा है। वहीं दूसरे नंबर पर तेलंगाना की जगह उत्तर प्रदेश ने ले ली है, जबकि तेलंगाना एक स्थान खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गया है। जबकि पिछले साल तीसरे नंबर पर रहने वाला हरियाणा 13 अंक गिरकर 16वें पायदान पर पहुंच गया है। पंजाब की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है और राज्य 19वें नंबर पर है, जबकि हिमाचल बड़ी छलांग लगाते हुए 7वें नंबर पर आ गया है। वहीं उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने हिमाचल की बिजनेस रैंकिंग में सुधार होने पर खुशी जाहिर की और इसका पूरा श्रेय सीएम जयराम ठाकुर को दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों ने अपने कायदे कानूनों को सरल करके आम जनमानस के लिए फ़ायदेमंद रहे, उस तरफ बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम 17वें पायदान से 7वें पायदान पर आए हैं, और आने वाले दिनों में लगातार हम इसमें काम करेंगे। और भी बहुत से विभाग जो हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से आने वाले दिनों में और भी अच्छे रिजल्ट इसके आएंगे। बता दें कि घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करती है। राज्यों में कारोबारी माहौल सुधारने के लिए भी ये आंकड़ा जारी किया जाता है। इस रैंकिंग से पता चलता है कि व्यापार में सुधार के लिए कौन सा राज्य कितना बेहतर काम कर रहा है। प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 शिमला। वहीं नालागढ़ के पंझेरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक प्रवासी मजदूर का शव मिला है। मृतक की पहचान यूपी निवासी के तौर पर हुई है, जो काम की तलाश में नालागढ़ आया था। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि शव के पास एक शराब की बोतल भी बरामद हुई है, और ऐसा माना जा रहा है कि शराब पीने से ही उसकी जान गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असल वजह का पता लग पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। आपको कैसे पता चला? जेब में दारू था। ये कितने बजे मृत्यु हुई इसकी? मुझे तो पता नहीं, कब रात कल का निकला था बंदा, रात में सुबह पता चला है बंदे को। किन्नौर में NH5 पर सतलुज नदी पर पुल बनकर तैयार हो गया है। 30 करोड़ की लागत से बने इस पुल को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। इससे पू और स्पीति क्षेत्र के बागवानों ने राहत की सांस ली है। इसके साथ ही आर्मी के जवानों को भी बॉर्डर तक पहुंचाने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। अस्थायी पुल के बाढ़ में बह जाने से लोगों को परेशानियां हो रही थी। नेशनल हाईवे में जो अप्पा में BRO के द्वारा जो पुल बनाया गया था, काफ़ी बड़ा पुल बनाया गया था, उसमें थोड़ी सी कुछ पीछे डिले हो गया था क्योंकि कुछ टेक्निकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसका नहीं आ रहा था। सतलुज में पानी बढ़ने की वजह से वो पुल जो बह गया था, इसलिए इसको जब तक पूरी तरह से टेक्निकल कमेटी की BRO की तरफ से जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक जो है रेगुलेटेड वे में इस पुल के ऊपर जो ट्रैफिक चलाया जा रहा है, ग्रॉस स्पीड जिस भी व्हीकल का 30 टन से कम है
उन्हीं व्हीकल को इसके ऊपर जाने की अनुमति होगी और एट ए टाइम जो है एक ही व्हीकल जो इसके ऊपर जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 10 सितंबर से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। इन धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सभी श्रद्धालुओं के चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी होगा। वहीं श्रद्धालुओं के प्रसाद लाने और बांटने पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया है। इसके अलावा मंदिरों में सभी घंटियों को कपड़े से बांधना होगा, साथ ही किसी भी वस्तु को छूने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना संकट के चलते पूरे देश में धार्मिक स्थानों को बंद कर दिया गया था, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारा है या और कोई धार्मिक स्थान, उसको बंद कर दिया गया था। और अब क्योंकि अनलॉक 4 शुरू हो चुका है, अब प्रदेश सरकार यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी मंदिरों को खोलने का निर्णय लिया है और 10 सितंबर से मंदिर और जो बाकी धार्मिक स्थान हैं वो खुल जाएंगे। पूजा अर्चना वहाँ पर शुरू हो जाएगी। और इस वक्त हम छोटा शिमला में हैं, यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है और यहाँ हम इस वक्त आपको दिखा भी सकते हैं कि यहाँ तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं कि मंदिरों को कैसे खोलना है, वहाँ साफ सफाई होनी है, क्योंकि लंबे समय से ये बंद चल रहे थे। आज इसकी एसओपी भी तैयार हो चुकी है। प्रदेश सरकार की तरफ से एसओपी को लेकर भी बताया गया है कि जो एसओपी है उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और बड़ी बात यह है कि जब ये मंदिर खुलेंगे तो यहाँ पर प्रसाद नहीं बांटा जाएगा, ना कोई प्रसाद लेकर आएगा, यानी लाने ले जाने में प्रतिबंध रहेगा। किसी भी वस्तु को मंदिर में छुआ नहीं जाएगा, चाहे वो मंदिर में भगवान की मूर्ति है या कोई और ऐसे पूजा के स्थान है, वो टच नहीं होंगे। और जहाँ तक बात करें घंटियाँ बजाने का जो एक परंपरा रहती है, उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि मंदिर में जो घंटियाँ होंगी उसमें कपड़ा लपेटा जाएगा। हालांकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो घंटी है वो काफ़ी ऊपर कर दी गई है ताकि ये किसी के कांटेक्ट में ना आए, किसी का हाथ यहाँ ना जाए। कोई आदतन भी अगर जिस तरह से मंदिर में जाते हैं तो वो घंटी बजाने की कोशिश करते हैं तो वो ना बजा सके, तो ये इसको ऊपर उठा दिया गया है। और इसी तरह से एसओपी में ये भी जो है कहा गया है कि किसी प्रकार का जो पूजा होती है, हवन होता है, यज्ञ होता है बड़े मंदिरों में, उस पर भी फिलहाल रोक रहेगी। और उसके साथ साथ जो मेले त्योहार हैं वो फिलहाल उनको लेकर डिसाइड नहीं किया गया है कि उसमें क्या करना है। न्यूज़ 18 के लिए कैमरामैन रोशन